इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंटल इलनेस के बारे में। कुछ मेंटल इलनेस के बारे में दिया गया था, उसका साइन, सिम्टम, उसका ट्रीटमेंट, उसका कारण के बारे में हमने पढ़ा था। सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, फोबिया, मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इस तरीके से जो है हमने पढ़ा था। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थेरेप्यूटिक मेथड फॉर मेंटल इलनेस। कहने का मतलब ये है कि हमने तो मेंटल इलनेस पढ़ लिया, कौन कौन सी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि मेंटल इलनेस के लिए कौन कौन सा मेथड जो है हम ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं, उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। थेरेप्यूटिक कहने का मतलब क्या है, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए हम कौन कौन से मेथड का उपयोग करते हैं, इसके बारे में अब हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी आप लोगों को कि जो मेंटल इलनेस होता है ना, पहले, बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि मानसिक बीमारियां जो होती थी उसको, वो लोग जो होते थे उन्हें मानसिक बीमारी को जो है बीमारी मानते ही नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जो है इसके पहले जन्म के कोई पाप होंगे या फिर कोई भूत प्रेत देवी देवता के कारण जो हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। लोग जो है इन्हें जो है मानसिक बीमारी नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें डेवलपमेंट आया। ठीक है। तो लोग क्या करने लगे कि मेंटल इलनेस को जो है इलनेस मानने लगे, नहीं तो बिल्कुल वो नकार देते थे इस बात से ही, ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। ठीक है। उन लोगों को पक्का कुछ हुआ होगा, कोई भूत प्रेत जादू टोना इस तरीके की कोई चीजें उसके साथ हो रही होगी, लोग ऐसा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते गए, साइंटिफिक व्यू लोगों का क्रिएट हुआ मेंटल इलनेस को लेके। लेकिन लोग क्या है, तब भी अगर वो मान भी लिए कि जो ये है वो मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस भी होता है, जिस तरीके से फिजिकली इलनेस होता है उसी तरीके से मेंटल इलनेस जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लोग एक टाइम के बाद ऐसा मान भी लिए। तो उसके बाद भी उनके मन में जो है ना एक डाउट था कि जो मेंटल इलनेस जो होता है ना वो ठीक नहीं हो सकता, वो कभी भी क्योर नहीं हो सकता है। लोगों का ऐसा बिलीफ था, लोगों की ऐसी मान्यता थी। लेकिन क्या है कि उनको ऐसा लगता था अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार मानसिक बीमारी लग गई तो वो जो है वो ठीक नहीं हो सकता है, वो लाइफ टाइम तक जो होगा, जब तक वो जिंदा रहेगा उसे उसी के साथ सफर करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रीटमेंट जो है, ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है। ये जो बीमारी है वो पूरी तरीके से क्यूरेटिव नहीं है, ये क्योर नहीं की जा सकती है। आज के प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी में या फिर मानसिक बीमारी को लेके जितने भी रिसर्च किए गए हैं, उससे जो भी उनके ट्रीटमेंट में जो नए नए मेथड आए हैं, उनसे जो है उनको देखने के बावजूद, उनको देखने के बाद जो है लोगों का नजरिया जो है इस चीज को लेके थोड़ा चेंज हो गया है। अब लोगों को ऐसा लगने लगा है प्रेजेंट टाइम में कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो भी जो है ठीक की जा सकती है, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है अगर मानसिक बीमारियों के लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है, अगर वो मेथड जो है पेशेंट को सही समय पर दिया जाए और जो भी डॉक्टर उनको बताए अगर उसको सही तरीके से वो इंसान फॉलो करेगा, उस तरीके से वो चलेगा, तो आज के डेट में भी जो है मानसिक बीमारियां पूरी तरीके से क्यूरेबल है। वो व्यक्ति जो हो सकता है वो ठीक हो सकता है, फिर से अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसको वो जी सकता है। ठीक है। ऐसा लोग अब प्रेजेंट टाइम में मानते हैं। तो मानसिक बीमारियों को जान लिया, अब हम मेथड को जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज करके मेंटल इलनेस का को ट्रीट किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है, उनको पहले लाइफ में जिस तरीके से वो जी रहा था उसी टाइप का जो है व्यक्ति को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। तो उसी मेथड का हम जानेंगे। हम जो है जितने भी मेंटल इलनेस को पढ़ा, हमने उसमें बार बार इस चीज को जाना कि कोई भी मेंटल इलनेस हो उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए जो होता है, उसके उपचार के लिए हम 3 तरीके के मेथड का यूज करते हैं। एक पहला क्या होता है, एक होता है मेडिसिन, या तो हम पेशेंट मतलब वो जो इंसान है उसको हम दवाई देंगे, पेशेंट को दवाई देंगे। दूसरा क्या होता है, थेरेपी, साइकोथेरेपी। ठीक है। इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सेशन लेते हैं, पेशेंट का जो भी अंदर उसका जो भी रिप्रेस किया हुआ फीलिंग है, इमोशन है, उसको वो बाहर निकालते हैं अलग अलग मेथड का यूज करके। थेरेपी के अंदर भी वो लोग बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज करते हैं ताकि पेशेंट के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है और उनको क्या होता है, ट्रीटमेंट करने में पेशेंट का सही तरीके से उनको मदद मिलता है
और तीसरा हम लोग क्या जानते हैं, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो 3 तरीके के जो मेथड है, वही 3 तरीके का मेथड के बारे में हम यहाँ भी जानेंगे, लेकिन वहां सिर्फ हमने नाम जाना था, मेडिसिन है, थेरेपी है और ईसीटी है। अब हम यहाँ जानेंगे मेडिसिन है तो कौन कौन सा मेडिसिन है, थेरेपी अगर हम बोल रहे हैं साइकोथेरेपी का हम यूज करते हैं, तो कौन कौन सी थेरेपी उसके अंदर आती है, उस थेरेपी के अंदर क्या क्या जो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं। इसके अलावा अगर हम ईसीटी बोल रहे हैं तो ईसीटी होता क्या है, इसके बारे में जो है इसमें इसके अंदर जानेंगे। ठीक, तो जब बात आई मेथड की, तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, मेडिसिन। ठीक है, अब मेडिसिन जो है वो क्या है, उसको नाम दिया गया है साइकोट्रॉपिक ड्रग। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला मेथड जो हम एक मानसिक रूप से बीमार मरीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, उस मेडिसिन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग। वैसा ड्रग जो कि मानसिक रूप से बीमार मरीज के इलाज में उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग। ये क्या हो गया, इसका मेन ब्रांच हो गया। अब हमने जाना था जब हम बीमारी पढ़ रहे थे कि सीजोफ्रेनिया है, तो हमने जाना सीजोफ्रेनिया में कौन सा ड्रग देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग। डिप्रेशन होता है तो उसमें कौन सा देते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग। ये सब क्या है, ये साइकोट्रॉपिक ड्रग का ही क्या है, एक तरीके से ब्रांच आप कह सकते हो, ब्रांच है, लेकिन वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। साइकोट्रॉपिक ड्रग, ये ड्रग करता क्या है आखिर, ये ड्रग जो होता है ये हमारे ब्रेन पे अपना इफेक्ट दिखाता है। ब्रेन एक स्ट्रक्चरल ऑर्गन है और हमने पढ़ा था बीमारी में कि हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कुछ कुछ बीमारी में जो होता है, उन बीमारियां जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाने या कम हो जाने के कारण भी होती है। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ये हमारे ब्रेन पे अपना इफेक्ट दिखाता है। ये साइकोट्रॉपिक ड्रग बोले या इसको साइको एक्टिव ड्रग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन पे अपना इफेक्ट दिखाता है और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अप डाउन हो रहा था उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर के अप डाउन की वजह से पेशेंट में जो कुछ एबनॉर्मल साइन सिम्टम देखने को मिल रहे थे वो क्या हो, सबसाइड हो जाए और पेशेंट क्या हो जाए, रिकवर कर जाए। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसको हम अब सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ ड्रग जो कि किसका ब्रांच है, साइकोट्रॉपिक ड्रग या साइको एक्टिव ड्रग का ब्रांच है। ठीक है, पहला है एंटी साइकोटिक ड्रग। ये किस तरीके का ड्रग है, एक तरीके का साइकोट्रॉपिक या साइको एक्टिव ड्रग है। कौन, एंटी साइकोटिक ड्रग। इसका यूज जो होता है हम किस केस में करते हैं, इसका यूज देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटी, दूसरा क्या है, साइकोटिक। मतलब क्या है कि साइकोसिस के सिम्टम के अगेंस्ट में हम इसका यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में साइकोसिस का सिम्टम प्रेजेंट होगा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन का यूज करेंगे या जिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन को चुनेंगे वो क्या कहलाएगा, एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक है, साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग। अब इंडिकेशन, इंडिकेशन कहने का मतलब है कि ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग है जो कि साइकोट्रॉपिक का एक ब्रांच है, अब इसका इंडिकेशन क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग को हम किस किस जगह पे यूज करेंगे इसको हम जानते हैं। तो मेनली जो होता है एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज जो होता है वो सीजोफ्रेनिया के केस में किया जाता है। सीजोफ्रेनिया क्या होता है, इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। इसका यूज जो होता है वो सीजोफ्रेनिया के इलाज के लिए मेनली करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और भी अगर साइकोसिस जो इलनेस है पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग का कोई भी मेडिसिन, इस ग्रुप का मेडिसिन और अदर ग्रुप का मेडिसिन के साथ उसको कंबाइंड फॉर्म में पेशेंट को देते हैं। क्योंकि हमने पहले ही जाना है कि मेंटल इलनेस को सिंपल करने के लिए, आसानी से समझने के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक साइकोटिक था और दूसरा क्या था, न्यूरोटिक था। तो जब बात साइकोटिक की आ रही है तो उसमें क्या था, कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। अगर पेशेंट को कोई अदर मेंटल इलनेस है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उसमें साइकोटिक के भी सिम्टम प्रेजेंट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, एंटी साइकोटिक ग्रुप जो है उसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम पेशेंट को उसमें उस कंडीशन में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सीजोफ्रेनिया है, मेनली तो सीजोफ्रेनिया में होता है, लेकिन मेनिया में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर मेनिया वाले पेशेंट को डिल्यूजन होने लगे, हेलुसिनेशन होने लगे, तो हम एंटी मेनिक ड्रग का तो यूज करेंगे ही मेनिया वाले पेशेंट में, क्योंकि मेनिया के इलाज के लिए अपना एक अलग ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसको क्या कहते हैं,
एंटीमेनी। लेकिन एंटीमेनी ड्रग के साथ साथ हम क्या करेंगे, अगर उसमें साइकोसिस के सिम्टम कुछ ज्यादा दिखने को मिल रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में एंटी साइकोटिक ड्रग भी हम यूज कर सकते हैं। ये इसका क्या है, इंडिकेशन। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन और डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स बिलीफ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटी साइकोटिक जो है इसके अंदर भी बहुत सारा मेडिसिन आता है, जनरेशन वाइज आता है, उतना अभी ब्रॉड तरीके से हमको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा सा बस मिक्स टाइप से नाम याद कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से आता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेलोपेरिडोल है, रेस्पेरिडोल है, ओलेंजापिन है, और भी एरिपिप्राजोल, ये सारा मेडिसिन होता है। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल है। ये कुछ मेडिसिन के नाम दिए गए हैं जिसका यूज हम इस केस में करते हैं। ये सारे मेडिसिन नहीं है, इसके अलावा भी और मेडिसिन है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे याद रखने के लिए ये कुछ 2-4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग आता है एंटी पार्किंसंस ड्रग, ठीक है। एंटी पार्किंसंस ड्रग, एंटी को हटा देते हैं, पार्किंसंस ड्रग है ना, तो इसका यूज किसके लिए करते होंगे, इस ड्रग का पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के लिए हम जिस ग्रुप ऑफ ड्रग का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग कहते हैं। पार्किंसन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसको बहुत ब्रॉड तरीके से जो हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक जगह होता है, उसका नाम है सस्टेंसिया नाइग्रा, ठीक है, सस्टेंसिया नाइग्रा नाम है। इसमें होता क्या है, ये जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है इसमें प्रेजेंट जो न्यूरॉन होते हैं उनका डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, वो डिजेनरेट करने लग जाते हैं। डीजेनरेशन का मतलब उसकी क्षति होने लग जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में पार्किंसंस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक, अब पार्किंसंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, व्यक्ति सिजोफ्रेनिया में क्या हो रहा था, डोपामिन का लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। वही अपोजिट क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इसके अलावा पार्किंसंस जो हुआ, सस्टेंसिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उनके डिजेनरेशन के कारण पार्किंसंस के सिम्टम देखने को पेशेंट में मिलते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी पार्किंसंस ग्रुप का ड्रग जो है यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया में क्या हो रहा था, कि हमारे ब्रेन में जो एक केमिकल था जिसका नाम क्या था, डोपामिन। डोपामिन का लेवल क्या हो रहा था, सिजोफ्रेनिया में इंक्रीज कर रहा था। जब सिजोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल इंक्रीज करता है तो हम अगर कुछ मेडिसिन जो है, अभी तो अगर थर्ड जनरेशन मेडिसिन एंटीसाइकोटिक का यूज करें तो वो काफी सेफ हो गया है, और सेकेंड काफी सेफ है, लेकिन कुछ मेडिसिन इसमें जो है अगर हम उसका यूज कर रहे थे सिजोफ्रेनिया में तो वो क्या कर रहा था, डोपामिन का लेवल जो होता था ना उसको, वो देखिए हमारे जो ब्रेन के अंदर है बहुत अलग अलग जगह पे डोपामिन प्रेजेंट है, उनका अपना पाथवे है, मीजोलिम्बिक है, मीजोकॉर्टिकल है, इस तरीके से उनका अपना पाथवे है। इन सबको हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। और उन अलग अलग जगह पे क्या है, डोपामिन प्रेजेंट है, और उन अलग अलग जगह पे डोपामिन प्रेजेंट है तो उनका अलग अलग वर्क भी है। एक जगह एक पार्ट में अगर हमारा डोपामिन प्रेजेंट है तो वो कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सोचने समझने, थिंकिंग, परसेप्शन, इसके लिए। एक ब्रेन के एरिया में जो है एक पाथवे में डोपामिन प्रेजेंट है, वो हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस तरीके से जो क्या होता है कि अलग अलग जगह पे डोपामिन जो होता है ब्रेन में प्रेजेंट है और उनका अलग अलग काम है। तो जब अगर किसी को सिजोफ्रेनिया हुआ, उनके ब्रेन में जो है डोपामिन का लेवल इंक्रीज कर गया, तो हम कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग उसको दे रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जिस एरिया में डोपामिन का लेवल इंक्रीज हुआ है उस एरिया में कम हो गया, वो तो ठीक है, पेशेंट का साइन सिम्टम रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अदर एरिया में भी जो होता है ये जो मेडिसिन है इसको थोड़ी पता है कि हमको कहाँ पे जाके क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। अभी तो फिर भी जनरेशन आगे बढ़ रहा है मेडिसिन का, सेकेंड थर्ड आया है, तो वो फिर भी ठीक है, उनका साइड इफेक्ट कम है। लेकिन क्या होता है कि जब ये मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन क्या करता है, जहां जहां भी डोपामिन प्रेजेंट है ना सिजोफ्रेनिया के केस में, उसके लेवल को वो क्या कर देता है, कम करने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि डोपामिन का अगर लेवल कम हो जाता है तो सिजोफ्रेनिया के केस में हमने इस मेडिसिन का यूज किया जिसके कारण डोपामिन का लेवल कम हो गया। और डोपामिन का लेवल कम होने से कौन सा दिक्कत हो जाता है पेशेंट को, पार्किंसंस डिजीज जो होता है वो देखने को मिलता है पेशेंट में, ठीक है। डोपामिन का लेवल कम हो गया मतलब जो है एंटी साइकोटिक ड्रग का एक साइड इफेक्ट के तौर पे क्या देखने को मिलता है, पार्किंसंस डिजीज देखने को मिलता है। या फिर सस्टेंसिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन है उनके डिजेनरेट होने के कारण क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज में व्यक्ति के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति को अगर चलने के लिए कहा जाए उनको ट्रेमर आता है,
ठीक है, उसका हाथ पैर कांपते रहेगा और उनको वो काफी ज्यादा सुस्त हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। उनको चलने के लिए कहा जाए तो वो बहुत ही स्मॉल गेट चलेगा, मतलब बहुत छोटा छोटा स्टेप लेके चलेगा। उनको अगर बोला जाएगा हाथ उठाने के लिए तो उनका बहुत काफी स्लो होगा। इस तरीके से उनको मूवमेंट और बैलेंसिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमने जाना पार्किंसन या तो इस कारण से हो, यहाँ पे प्रेजेंट न्यूरॉन के डिजेनरेशन से, या तो इस मेडिसिन के क्या होता है साइड इफेक्ट के कारण भी क्या होता है पार्किंसन देखने को मिलता है। पार्किंसन में होता क्या है, डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पार्किंसन के केस में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। एंटी पार्किंसन ड्रग जो होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं, पार्किंसन डिजीज के केस में यूज करते हैं। या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग किसी पेशेंट को चल रहा हो, उसका साइड इफेक्ट हो गया हो पेशेंट को बहुत ज्यादा, जिसके कारण उनको पार्किंसन के सिम्टम दिख रहे हो, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, एंटी पार्किंसन ड्रग यूज करेंगे, जो पार्किंसन के सिम्टम को क्या करेगा, कम करेगा। पार्किंसन में हो क्या रहा है, डोपामिन कम हो रहा है, वो क्या करेगा, डोपामिन के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो उसके कुछ ड्रग के एग्जाम्पल क्या है, लीवोडोपा है, कार्बिडोपा है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी यूज करते हैं। ट्राइहेक्साइनाइडिन है, ये जो है 3-4 तरीके का मेडिसिन है। ये किस ग्रुप का मेडिसिन है, एंटी पार्किंसन ड्रग है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, पार्किंसन से सिम्टम से रिलीफ पाने के लिए करते हैं। अब हमारा आता है तीसरा ग्रुप ऑफ ड्रग, वो क्या है, एंटी मैनिक ड्रग। इसको हम क्या कहते हैं, मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी कहते हैं। एंटी मैनिक ड्रग जो होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, नाम ही एंटी मैनिक, जिसका यूज हम किसके लिए करेंगे, मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। जिस ग्रुप ऑफ ड्रग को उसको क्या बोलते हैं, एंटी मैनिक ड्रग कहते हैं। इनका इंडिकेशन दिया हुआ है, मेनिया दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, उसका नाम क्या है, तो लिथियम आता है, सोडियम वैल्प्रोइक एसिड आता है, या सोडियम वैल्प्रोइट भी बोल सकते हैं, कार्बामाजिपिन आता है। ये 2-3 मेडिसिन है जो किसके अंतर्गत आता है, एंटी मैनिक या मूड स्टेबलाइजर ग्रुप ऑफ ड्रग के अंदर आता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जिस ग्रुप ऑफ ड्रग का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हुआ। अब इसका इंडिकेशन क्या होगा, अब एंटी डिप्रेशन ड्रग है तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, हम डिप्रेशन के केस में करते हैं। इसके अलावा भी हम पढ़े थे एंटी डिप्रेशन को हम ओसीडी में भी दे रहे थे पेशेंट को, हिस्टीरिया के भी केस में दे रहे थे। तो इंडिकेशन में जो है डिप्रेशन के साथ हिस्टीरिया ओसीडी भी इंक्लूड हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन जगहों पर हम इसका यूज करेंगे वो सारा क्या होगा, इंडिकेशन में आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सा दवाई आता है, उसका नाम क्या क्या है, तो इमिप्रामिन है, एमिट्रिप्टालिन है, सर्टालिन है, और फिर फ्लूऑक्सीटिन है। ठीक है, ये सारा मेडिसिन आता है। नेक्स्ट होता है हमारा एंटी एंजाइटिक ड्रग। उसका यूज जो है एंजाइटी के केस में करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, देखिए अगर कोई क्लास में बैठा है, अचानक से टीचर खड़ा कर दे कुछ पूछने के लिए, तो थोड़ा बहुत जो होता है एंजाइटी हो जाता है हर इंसान को। तो वैसा थोड़ी है कि अब किसी को थोड़ा भी एंजाइटी हो रहा है तो वो ड्रग ही लेगा, वो दवाई ही लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है, जब एंजाइटी किसी इंसान को बहुत ज्यादा होती है, मतलब दिन के मैक्सिमम टाइम उसको हर चीज छोटी मोटी या कुछ भी नॉर्मल चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, किन्हीं लोगों को सोसाइटी के सामने थोड़ा डर लगता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को हर टाइम जो होता है मैक्सिमम टाइम उसको हमेशा घबराहट ही होती रहती है, उसको एंजाइटी होता रहता है। अगर इस तरीके से होगा तो उसका पेशेंट का उस इंसान का जो लाइफ होगा वो क्या हो जाएगा, डेली रूटीन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको परेशानी होगी। तो जब एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है तो उनके लिए जो हम ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग बोलते हैं। जो है वो मेडिसिन के नाम है एंटी एंजाइटिक ग्रुप के, डोराजेपाम है, डायाजेपाम है, एल्प्राजोलम है, ठीक है, क्लोनाजेपाम। ये सारा क्या है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग के रूप में हम इसका यूज करते हैं एंजाइटी के ट्रीटमेंट में। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट मेथड था हमारा। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट मेथड था हमारा इसके ट्रीटमेंट के लिए। और उस फर्स्ट मेथड का नाम क्या था, साइकोट्रोपिक या साइकोएक्टिव ड्रग। ये सारा ग्रुप ऑफ ड्रग और उसका एग्जाम्पल हमने जान लिया है, देख लिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड मेथड की ओर। हम जो है दूसरे मेथड पे आते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मेंटल इलनेस के लिए उसके इलाज के लिए जो है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं उसके बारे में। पहला तो हमने पढ़ लिया साइकोट्रोपिक ड्रग। ठीक है,
उसको हमने पढ़ लिया कि पहला क्या है, कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं मानसिक रूप से जो बीमार मरीज होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा वो कौन सा मेथड है जिसका यूज हम करते हैं मेंटली इल पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उसका नाम है साइकोथेरेपी। ठीक है, दूसरा हम जिसका यूज करते हैं साइकोथेरेपी का यूज करते हैं एक मानसिक रूप से बीमार जो मरीज होता है उसके इलाज के लिए। साइकोथेरेपी क्या होता है, साइकोथेरेपी में जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट से बातचीत करते हैं। ठीक है, वो बातचीत के द्वारा क्या करते हैं, पेशेंट के मन में अगर कोई भी चीज जो है, पेशेंट कुछ चीजों को अगर रिप्रेस कर रहा है, वो दबा के रखा हुआ है, बिहेवियर में ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, तो थेरेपी में क्या किया जाता है कि उस पेशेंट के अंदर जो चीजें रिप्रेस है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, पेशेंट से उस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, सजेशन दिया जाता है, पेशेंट को सही सुझाव दिया जाता है, और उनके बिहेवियर में जो ये अबनॉर्मेलिटी आई है जिस कारण से, उस कारण का पता करने की कोशिश करते हैं थेरेपिस्ट जो होते हैं। वो बातचीत के द्वारा जो है मरीज के जो ये हालत है उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कोई इवेंट है, पास्ट इवेंट है, कोई सिचुएशन है, कोई डिजायर है, कोई मोटिव है, आखिर कोई इमोशन, कोई फीलिंग जिसको वो दबा के रखा हुआ है, आखिर कारण क्या है, इसको वो जानने की कोशिश करते हैं बातचीत के द्वारा। ठीक है, और फिर वो जान के क्या करते हैं, वो पहले जानने की कोशिश करते हैं, अगर उन्हें इस बारे में पता चल जाता है कि हाँ इस कारण से, इस फीलिंग इमोशन को जो ये व्यक्ति है वो रिप्रेस कर रहा था जिसके कारण उनके बिहेवियर में ये अबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही थी, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको सही तरीके से गाइड करते हैं, उनको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, उनके बिहेवियर में जो एबनॉर्मेलिटी आई है उसको वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, उसको वो क्या करते हैं पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस एबनॉर्मेलिटी को खत्म करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है साइकोथेरेपी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल बेस पे बातचीत ही हो रही है ना, या तो पेशेंट से नॉर्मली आप डायरेक्ट जाके बातचीत कर रहे हैं, उससे अगर पेशेंट कुछ बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं बोल रहा है तो साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी कुछ मेथड का यूज करते हैं इनडायरेक्टली पेशेंट से वो चीजें निकलवाने के लिए जो पेशेंट क्या है अपने अंदर छुपा के बैठा है, जिसके कारण से उनको क्या हो गई, मानसिक बीमारी का वो शिकार हो गया है, उसको निकलवाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है इनडायरेक्टली पेशेंट से वो सारा इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं बाहर निकलवाते हैं और बीमारी के कारणों का वो लोग पता करते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला जो मेथड हमने जाना मेडिसिन है, साइकोट्रॉपिक ड्रग है, उसका क्या हो सकता है, अगर वो ड्रग है तो उसका अपना साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कुछ अगर उसका अपना कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट प्रेजेंट होगा ही, तो क्या होता है उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन साइकोथेरेपी होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अगर व्यक्ति को ड्रग ले रहा है, वो मेडिसिन ले रहा है अपने इलाज के लिए, तो थेरेपी जो है उसके साथ साथ कंबाइंड फॉर्म में चल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट मेडिसिन अपना टाइम पे ले रहा है, उसके साथ साथ जो है वो सेशन भी अटेंड कर रहा है थेरेपिस्ट का, उनको साइकोथेरेपी भी जो है दी जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब साइकोथेरेपी तो एक वर्ड है, ठीक है, एक मेथड है जो हम मेंटली इन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, साइकोथेरेपी के अंदर भी जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो कुछ मेथड का यूज करते हैं, जिस मेथड का नाम यहाँ पे जो है आपको दिया गया है। ठीक है, वो कुछ मेथड का यूज करते हैं और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, पेशेंट में जो भी चीजें इंफॉर्मेशन है उसको वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसको वो जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट आखिर कौन सा इंफॉर्मेशन है जो हाइड किए हो, उसको वो जानने के लिए कुछ मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसके अंदर वो किस तरीके से जानकारी पेशेंट से प्राप्त करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये काफी आसान है। ठीक है, और इससे पहले जो पढ़ा आपने वो भी आपको एटलीस्ट याद हो गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इनको सीरियल वाइज सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अभी सबसे पहला जो आता है वो है हिप्नोसिस। ठीक, सबसे पहला मेथड तो साइकोथेरेपी अपने थेरेपिस्ट जो होते हैं, सॉरी साइकोथेरेपिस्ट जो अपने थेरेपी में यूज करते हैं वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जो वर्ड है वो पहली बार इसी चैप्टर में यूज नहीं हो रहा, जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तो वहां पे जो है हमने पढ़ा था अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है जिसमें इंसान का लाइफ टाइम तक का जो भी ऐसा चीज, जो भी इच्छा, मोटिव, डिजायर, इमोशन, फीलिंग जिसको वो याद नहीं करना चाहता है, वो सारा का सारा क्या होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके रिप्रेस हो जाता है, दबा हुआ फॉर्म में क्या होता है वहां पे प्रेजेंट रहता है। और हमने ये भी जाना था वहां पे कि अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें पड़ी है उसको निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है,
वो अपना जो है फॉर्म चेंज करके कॉन्शियस माइंड में आ रही है, वो अच्छी बात है, ठीक है। वो अपना फॉर्म चेंज करके कॉन्शियस माइंड में आके खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको आपको निकालना हो अनकॉन्शियस माइंड से, तो क्या होता है, उसको निकालना आसान नहीं होता। उसको निकालने के लिए हम एक मेथड का यूज करते थे, उसका नाम क्या था, हिप्नोसिस। वहां भी ये चीज डिस्कस हुआ था कि उस टाइम जो हम किसका यूज करते हैं, हिप्नोसिस मेथड का यूज करते हैं अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। साइकोथेरेपी में एक मेथड है जिसका नाम है हिप्नोसिस, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। हिप्नोसिस में क्या किया जाता है, पेशेंट जो होते हैं उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें पड़ी हुई है, जो दबी हुई चीजें पड़ी हुई है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसके कारण जो है वो व्यक्ति में ये एबनॉर्मल बिहेवियर, वो मानसिक रूप से बीमार हो गया, उसको वो लोग क्या करते हैं, थेरेपिस्ट वो जानने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस मेथड में आखिर किया क्या जाता है, इस मेथड में जो है थेरेपिस्ट जो होते हैं पहले उस पेशेंट का या उस व्यक्ति का जो होता है ध्यान को जो है, उसके कॉन्शियसनेस को जो है एक पॉइंट पर, किसी एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई पेंटिंग हो, उस कमरे में जहाँ थेरेपिस्ट अपना जो थेरेपी दी जाती है, उस कमरे में कोई पेंटिंग ऐसी लगी हो, या फिर कोई हमने देखा होगा मूवी में रहता है, उस पर क्या किया जाता है, उसको फोकस करने के लिए कहा जाता है। तो इस मेथड में किया क्या जाता है कि सबसे पहले जो थेरेपिस्ट होते हैं हिप्नोसिस मेथड में, वो उस व्यक्ति के जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, उसको वो क्या करते हैं, एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको जब एक जगह पे फोकस करने के लिए ये कहा जाता है, उसके बाद पेशेंट को थेरेपी के सेशन से पहले ये बता दिया जाता है कि आपको जो भी थेरेपी के दौरान जो है कमांड दिया जाएगा, मतलब जो भी थेरेपिस्ट बोलेंगे उनको क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको आंसर करना होता है। अगर पेशेंट कमांड फॉलो नहीं करेगा तो थेरेपिस्ट के लिए जो है वो सामने वाले पेशेंट को हिप्नोटाइज करना, हिप्नोसिस मेथड का यूज करना उससे उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो उनसे इस मेथड का यूज करके जानकारी प्राप्त करने में जो होगा उनको बहुत दिक्कत होगा, वो नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो पेशेंट को क्या होता है, कमांड को फॉलो करना होता है। सबसे पहले उनके कॉन्शियस माइंड को एक जगह फोकस किया गया। क्यों किया गया, उनके कॉन्शियस माइंड को एक जगह फोकस किया गया। व्यक्ति क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत नींद वाली स्थिति में चला जाता है, मतलब वो पूरी गहरी नींद में नहीं है लेकिन हल्का सा थोड़ा सुस्त हो जाता है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमको पता है हमारा कॉन्शियस माइंड ही जो माइंड है उसकी वजह से ये है, जो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट हो रहा है उसको हम जान रहे हैं, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त है और उसके प्रति हम क्या कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। जितना भी कॉग्निशन होता है, परसेप्शन होता है, थिंकिंग होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, ये सब के लिए कौन सा माइंड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है, चेतन मन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई व्यक्ति है अचानक मन जो वो आया, ठीक है, अब उसको बैठा दिए, अब हम उससे कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक, आप कुछ भी पूछ रहे हैं, क्या व्यक्ति वो बता देगा क्या, उसके बीच में कौन आएगा। अगर वो व्यक्ति वो बताना भी चाहे अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीजों को, तो उसके बीच में कौन आ जाएगा, उसके बीच में तुरंत कॉन्शियस माइंड आएगा। वो बोलेगा देखो ये बताना अच्छा बात नहीं है, इससे थोड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सामने वाला मेरे बारे में गलत सोच सकता है। तो व्यक्ति क्या करने लग जाएगा, तर्क करने लग जाएगा, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा थिंकिंग करने लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्ट चाहिए थेरेपिस्ट को वो नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, बार बार बीच में आके अपना लॉजिक, अपना थिंकिंग, अपना कॉग्निटिव एक्टिविटी, ये सब क्या करेगा, बीच में बार बार डालेगा, ठीक। तो अगर कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहा पूरी तरीके से जैसे एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, हिप्नोटाइज नहीं होने देगा पेशेंट को, वो बार बार क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। इसीलिए जो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है उसको वो एक जगह पे फोकस करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो कुछ बोलते होंगे या फिर कुछ अपना उसका वर्ड्स का वो हमें नहीं पता, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनके कॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं, एक जगह पे फोकस करते हैं। जब ऐसा होता है तो पेशेंट जो होता है हल्का थोड़ा सुस्त हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो कमांड देते हैं, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, या कौन सी फीलिंग है या मोटिव है जो तुम रिप्रेस कर रहे हो। तो वो पेशेंट क्या होता है, फिर वो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे करके उन सारी चीजों का वो जवाब देने लगता है, ठीक है। और जब ये सेशन खत्म हो जाता है, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है इंफॉर्मेशन ले लिया जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको फिर झट से उन्हें नींद से जगा दिया जाता है, फिर पेशेंट अपना नॉर्मल हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हिप्नोसिस मेथड समझ गए, सिंपल। इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड को एक जगह फोकस करके हम कॉन्शियसनेस के थोड़ा
बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस के प्रेजेंट में अगर हम उससे कुछ पूछेंगे तो बार बार बीच में कॉन्शियस माइंड आएगा और वो अपना ही कुछ ना कुछ बीच में लगा के और जो सही इंफॉर्मेशन है उसको क्या करने की कोशिश कर देगा, हाइड करने की कोशिश कर देगा। इसलिए कॉन्शियस माइंड हम जाने की कोशिश करके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें प्रेजेंट है उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाता है। थेरेपी ऐसा थोड़ी है कि सड़क पे ही खड़े खड़े थेरेपी की जा रही है, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पे डिम लाइट होती है, इन्वायरमेंट बहुत शांत होता है, कूल कंफर्टेबल होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दिया जाता है। पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले थेरेपिस्ट उनसे कुछ बातचीत करते हैं, ये सब में नॉर्मल ये चीज होता है। उनसे क्या होता है कि वो थोड़ी पहले थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं ताकि पेशेंट को एटलीस्ट ट्रस्ट हो, नहीं तो वो कैसे भी किसी भी अनजान इंसान को कुछ भी चीजें बता देगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा टेक्निक का वो यूज करते हैं पहले, उसके बाद वो इस मेथड के थ्रू जानकारी प्राप्त करते हैं। जब उन्हें जानकारी मिलती है तो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको ये भी कारण पता करने में आसानी होती है कि ये मरीज की जो हालत है वो किस कारण से हो रही है, और उसके बाद क्या होता है उनके ट्रीटमेंट में जो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मदद करता है। ये पहला मेथड है, हमने इसके बारे में जान लिया। दूसरा मेथड आता है फ्लडिंग मेथड। तो फ्लडिंग मेथड क्या होता है, इसका यूज जो होता है हम फोबिया के लिए करते हैं। फोबिया अगर किसी पेशेंट को हो रहा है उसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फ्लडिंग मेथड का, फ्लडिंग साइकोथेरेपी का जो होता है वो यूज किया जाता है। इसमें करते क्या है थेरेपिस्ट की, व्यक्ति को जिस भी चीज से जो होता है फियर होता है, डर लग रहा होता है, फोबिया होता है, वो उस चीज के कॉन्टेक्ट में उनको बार बार लेके जाते हैं। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, उसके कॉन्टेक्ट में क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि जाके धकेल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि धीरे धीरे करके क्या है उसको कॉन्टेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं, उनका सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, उसको भी कोई नुकसान ना हो, कॉन्टेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि अगर वो व्यक्ति दोबारा से उस सिचुएशन में जाएगा, बार बार उसको उस सिचुएशन में लाया जाएगा, उस चीज के कांटेक्ट में लाया जाएगा, उसका जो फियर है ना उस चीज को लेके वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके सामने क्या करते हैं, वो एक पिंजरे में बंद जो है, एक बॉक्स में बंद जो है चूहा या फिर छिपकली को लाके रख देते हैं। ठीक है, पेशेंट थोड़ा डरता है, भागता है, इस तरीके से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार इस तरीके से उनके साथ किया जाता है। ये भी नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक का कोई चूहा है या प्लास्टिक का कोई छिपकली है, वो क्या करते हैं पेशेंट के सामने जाके रख देते हैं, उसके बगल में रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो करते हैं क्योंकि वो बार बार उस सिचुएशन को फेस करेगा तो उनका जो उससे फोबिया है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको फिर वो चीज भी नॉर्मल लगने लगेगी कि देखो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है, हम बेवजह इससे डर रहे थे, इस तरीके से पेशेंट को होगा और उसका क्या होगा, रिकवरी होने लगेगा। तो फ्लडिंग मेथड का यूज हम किसके लिए करते हैं, फोबिया के लिए करते हैं। तीसरा आता है एवर्जन थेरेपी। ये करते हैं एवर्जन थेरेपी का यूज जो होता है एडिक्शन, जैसे कि हमने एडिक्शन पढ़ा था, अगर कोई इंसान एडिक्टेड है या फिर कोई उसको बैड हैबिट है तो इस तरीके का जो चीज है इसमें जो है हम एवर्जन थेरेपी का यूज कर सकते हैं। मेनली जो यहाँ पे बताया गया वो एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन, इसमें हम क्या करते हैं एवर्जन थेरेपी का यूज करते हैं। जब कोई भी ऐसा चीज है, बिहेवियर है पेशेंट का जो कि उसको लग रहा है अच्छा है, वो उसको बार बार फॉलो किए जा रहा है क्योंकि उसको उसमें अच्छा लग रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है, लेकिन वो उस इंसान के लिए रियल में अच्छा नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एवर्जन थेरेपी का यूज करके उसका जो लत लगा हुआ है, वो जो इंसान उस चीज से एडिक्टेड है उसको हम क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किया क्या जाता है मेनली, इसमें जो होता है अगर किसी इंसान कोई काम को बार बार कर रहा है, कोई इंसान अगर अल्कोहल भी ले रहा है तो उसको लेने से क्या हो रहा है, उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, उसको एक किक मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, सिचुएशन जितना भी था प्रॉब्लम वाला सिचुएशन उससे हम बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं, अब हमको बहुत मजा आ रहा है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, इंसान उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते जा रहा है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति को जो चीज पसंद हो, जिस चीज से उसको अच्छा अनुभव मिल रहा हो, लेकिन वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, तभी तो हम उसका लत छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छा अनुभव भी उसको मिल रहा है, वो चीज भी उसके लिए अच्छी है, तो हम उसको छुड़ाने की कोशिश क्यों करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे वो क्या रहा है कि वो चीज उस इंसान के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उस इंसान को क्या हो गया, उस चीज की आदत हो गई है, वो काम वो बार बार करता जा रहा है। तो होता क्या है इस थेरेपी में कि उस इंसान को जिस जो चीज पसंद है, जो चीज उसको अच्छा लग रहा है, जो काम को वो बार बार कर रहा है, उससे उसको क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, उससे उसको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो जिस चीज से उसको प्लीजेंट अनुभव हो रहा है, मतलब उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, अनप्लीजेंट इवेंट के साथ जोड़ के पेशेंट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक खुशी वाले चीज को जो है हम थोड़ा दुख दर्द वाले के साथ कंबाइंड करके पेशेंट के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनको बताते हैं। मतलब प्लीजेंट को हम अनप्लीजेंट के साथ क्या करते हैं, जोड़ के पेशेंट के सामने रखते हैं एवर्जन थेरेपी में। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, चॉकलेट खा रहा है, बार बार डेली 2 4 5 मतलब 10 15 चॉकलेट खा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, बच्चे को तो मजा आ रहा है चॉकलेट खाने में, लेकिन वो इतना ज्यादा चॉकलेट खाना उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका जो ये आदत है वो कम होना चाहिए या खत्म होना चाहिए। एक खाए दो खाए चलो इतना चलता है। तो उसके लिए क्या करेगी, उसकी जो माँ है या जो भी लोग है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे की जो ये अनुभव है, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है तभी तो वो खा रहा है। अगर उसको कोई ऐसी चीज में जोड़ दे जो कि बहुत बुरी हो, जो दर्दनाक हो, जिससे बच्चा डरे, तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा वो काम को करना बंद कर देगा या धीरे धीरे कम कर देगा। मान लो अगर उसकी माँ जो है उनको क्या कहे कि अगर तुम चॉकलेट खा रहे हो तो तुम्हारे दांत में क्या कैविटी हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारा दांत में कैविटी हो जाएगा, बहुत पेन होगा, फिर जो होगा, इस तरीके से उसको डराए। ठीक है, तो अब माँ क्या कर रही है, अब बच्चा इसके बावजूद भी खाता है, नहीं पता, अलग मेथड का यूज कर सकते हैं और थोड़ा उसको आप कुछ और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि माँ जो यहाँ पे क्या कर रही है, इस एग्जाम्पल में उस बच्चे का जो प्लीजेंट मूवमेंट है, जिस चीज से उसको प्लेजर मिल रहा है, जिसमें उसको खुशी मिल रही है, उसको एक अनप्लीजेंट चीज से, दुख दर्द वाले चीज से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो हो सकता है बच्चा क्या करे, इस कंडीशन में जो है उस चीज को करना या उस चीज को खाना छोड़ दे। इसके अलावा एडिक्शन में हमने पढ़ा था एल्कोहल। अगर किसी इंसान को जो है एल्कोहल का एडिक्शन है, एडिक्टेड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एवर्जन थेरेपी का हम उसमें भी यूज करते हैं। उसमें जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा एल्कोहल लेता है, उनको क्या किया जाता है, एल्कोहल देने से पहले एक मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, उस मेडिसिन का नाम है, ठीक है, उस मेडिसिन का नाम है डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम का एक टैबलेट उस पेशेंट को दिया जाता है, उसको खाने के लिए कहा जाता है, या किसी तरीके से मिला के उसको दे दिया। उसके बाद उसको अल्कोहल दिया जाता है। जब अल्कोहल को इंसान लेता है तो अंदर में क्या होता है कि ये जो डाइसल्फिराम है और वो जो पेशेंट ने क्या किया, अल्कोहल लिया है, वो क्या होता है, मिक्स होता है, आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसके कारण पेशेंट में क्या होते हैं, कुछ साइन सिम्टम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, पेशेंट को होता है नोजिया वोमिटिंग होने लगता है, उसको हेडेक होगा, उसको डिजीनेस होगा, चक्कर आने लगेगा, उसको हाथ पैर जो होगा लगेगा ठंडा हो रहा है, उसका बीपी जो होगा फॉल होने लगेगा, उसको बेचैनी होगी, उसका हार्ट रेट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक प्लेजरेबल चीज अल्कोहल, अब उसको हमने क्या कर दिया, अनप्लीजेंट वाले इवेंट से जोड़ दिया। जब मैंने उसको ऐसा किया तो अब पेशेंट को लगेगा, बार बार जब उसके साथ ऐसा होगा तो उसको ऐसा अनुभव होता है पेशेंट को कि ये जो है ना, अल्कोहल लेने के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, धीरे धीरे करके उसका अमाउंट कम कर देता है और उसको वो छोड़ देता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एवर्जन थेरेपी में क्या करते हैं। प्रेशर ऑफ फीलिंग, इसमें क्या किया जाता है, नाम का क्लियर है, इसमें क्या किया जाएगा, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा। इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पेशेंट को एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं पहले उनके अकॉर्डिंग, उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आपके अंदर जो भी फीलिंग है, मोटिव है, डिजायर है, जिसको आप रिप्रेस किए हुए हैं, उन सब को जो है आप बेझिझक जो है बोल दीजिए, उन सारी चीजों को आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए। उनको पेशेंट जब ऐसा करता है तो बीच में उसको कोई भी जो है आके कुछ बोलता नहीं है, ना उसको डांटता है, ना कोई उसको कमेंट करता है ये अच्छा बुरा है, बल्कि थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनकी बात को पूरा ए टू जेड क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, उनको बीच में कोई रोक टोक नहीं किया जाता है। उनको क्या कहा जाता है, अपनी फीलिंग को पूरा शुरू से अंत तक जो भी आपको कहना है, जो भी रिप्रेस करके रखे, उन सबको क्या कर दीजिए, आप एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, बताइए। सजेशन, सजेशन में क्या होते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, उनको वो सुझाव देते हैं, कुछ अच्छे तरीके का सुझाव देते हैं, कुछ पॉजिटिव उनको सुझाव देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओसीडी में ही क्या हो रहा था, ऑब्सेशन हो रहा था, पेशेंट के माइंड में बार बार थॉट आ रहा था और पेशेंट क्या कर रहा था, कंपल्सन कर रहा था, उस थॉट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था, वो काम कर रहा था। तो ऐसे में क्या होगा, पेशेंट को सजेशन दिया जा सकता है थेरेपिस्ट के द्वारा कि देखिए, ऑब्सेशन अगर आपके माइंड में होता है, बार बार एक ही तरीके के थॉट आते हैं, तो आप क्या करें, एक बार में तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, अगर किसी को क्रॉनिक है, सीवियर है, तभी तो वो डॉक्टर के पास पहुंचा है। तो क्या कीजिए कि आप जो है कंपल्सन को अवॉइड कीजिए, थॉट आ रहा है तो आप काम को क्या कीजिए, टालिए।
काम मत करने चाहिए बार बार उस थॉट के अकॉर्डिंग। उसकी जगह आप कुछ और काम कर लीजिए, फिर बोल दीजिए अभी तो हम हाथ, जैसे हैंड वॉश कोई लेके था, अभी तो हमने हैंड वॉश किया है, अभी हमने जस्ट करके आया है, मेरा हाथ साफ है, बस ऐसे ही बस थॉट आ रहा है, उसको आप क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, पेशेंट को सजेशन दिया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्यावसायिक, इसमें क्या किया जाता है, जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उनको क्या किया जाता है, छोटा मोटा कुछ काम दिया जाता है, जैसे कि कोई पेपर का कुछ बनाना, या फिर पेपर का बॉक्स बनाना, या फिर चटाई सिलना, या छोटा मोटा कुछ भी, या फिर बगीचे में जाके पानी देना, फूल देखना, पौधे की देखभाल करना, इस तरीके की क्या है, छोटा मोटा जो है उसको काम दिया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो अपने बीमारी पर से थोड़ा हटके काम में थोड़ा बहुत उलझा रहे, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट का रिकवरी जो होता है थोड़ा बेहतर देखा गया है। आगे है प्रोवाइड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ये भी नाम तो क्लियर है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। जब हम मेंटल इलनेस का कारण देख रहे थे तो हमने ये जाना कि मेंटल इलनेस का एक कारण ये भी है कि उस व्यक्ति के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इन्वायरमेंट बुरा होगा तो उसका भी उसके मेंटल हेल्थ पे क्या होता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर कोई इंसान ऐसी जगह रह रहा है जहाँ आसपास का एनवायरनमेंट उसका बहुत बेकार है, जिसके कारण से वो मानसिक रूप से बीमार हो गया है, उसका मेंटली परेशान है, तो उस कंडीशन में थेरेपिस्ट क्या करेंगे, या तो उनके इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे, ठीक है, जो आसपास है उनको चेंज करेंगे, या तो उस इंसान को ही किसी ऐसी जगह रहने की सलाह देंगे जहाँ का इन्वायरमेंट क्या हो, ठीक ठाक हो। ग्रुप थेरेपी, ये भी नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ग्रुप थेरेपी में जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनका पहले एक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप बना लिया जाता है, उस ग्रुप में 10 से 30 लोग हो सकते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और इसी ग्रुप में क्या होता है, कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी थेरेपिस्ट की तरह एकदम डॉक्टर की तरह नहीं प्रेजेंट होते, नॉर्मल लोगों की तरह वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, और कोई जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं पूरे डिस्कशन के दौरान। ग्रुप थेरेपी में क्या किया जाता है, पेशेंट सारे बैठ गए अपना ग्रुप इकट्ठा करके, थेरेपिस्ट भी वहां पे प्रेजेंट है। इसमें होता क्या है कि सारे पेशेंट को जो है एक एक करके जो है सामने आना होता है, उसमें से कोई पेशेंट जो है उठ के सामने आता है और वो अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में उसको जो भी कहना होता है इस तरीके से वो बोलता है, फिर वो बैठ जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो बोलता है, फिर वो बैठ जाता है। इस तरीके से जो होता है ग्रुप थेरेपी में थेरेपी दिया जाता है। इससे देखो फायदा क्या है, इससे ये होता है कि इतने सारे लोगों के बीच अगर कोई खड़ा होके सामने आके बोलता है और सब लोग चुपचाप, वहां पे उसका कोई नहीं मजाक उड़ाते हैं, ना कोई उसके बीच बात को बीच में रोकता है, टोकता है, उसको कुछ नहीं किया जाता है, बस सब लोग जो है ध्यान से सुनने के लिए कहा जाता है उनकी बातों को। तो पहले तो एक इंसान को जब वो बोलता है तो उसको अच्छा लगता है, अरे हम बोल रहे हैं तो इतने सारे लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं, उसको लगता है नहीं मेरी भी कोई वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अलग अलग लोग जब अपना अलग अलग प्रॉब्लम सिचुएशन के बारे में आके कहते हैं तो सामने जो इंसान बैठा होता है उसको एक तरीके से लगता है कि देखो इसकी लाइफ में तो कितना ज्यादा तकलीफ है, किस तरीके से आगे बढ़ा, मेरे लाइफ में जितना नॉर्मली प्रॉब्लम था उसके बावजूद भी हम हार मान लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, पेशेंट को अपना एक इंसाइट जो होता है वो जागता है। ठीक है, पेशेंट खुद के बारे में सोचता है और उनसे क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है। तो ग्रुप थेरेपी में ये किया जाता है। आगे आता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक पहले बहुत बेहतर सा इन्वायरमेंट देते हैं, शांत होना चाहिए, लाइट जो होती है वो डिम होती है, इसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो कुछ स्टिमुलस वर्ड का यूज करते हैं, ऐसा वर्ड का वो यूज करते हैं जो पेशेंट के लिए क्या करे, स्टिमुलस की तरह काम करे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त है, ठीक है, सामने वाले दोस्त का ग्रुप है, उसमें से एक को पता है कि सामने वाले को किन चीजों पे गुस्सा आता है, क्या बोलने पे सामने वाले को गुस्सा आता है। ठीक है, तो वो दोस्त क्या करेगा, अगर उसको गुस्सा दिलाना होगा तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो चीज जिससे उसको गुस्सा आता है वो बस एक बार बोल देगा। जैसे ही उसने बोला, सामने वाले दोस्त के लिए वो क्या किया, उसका बोलना स्टिमुलस की तरह काम किया, और जैसे स्टिमुलस हुआ वो तुरंत गुस्सा शो कर देगा, रिस्पॉन्स शो कर देगा। सिचुएशन में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। जो थेरेपिस्ट होते हैं तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं और पेशेंट वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं पेशेंट को, और वो क्या होता है, वर्ड पेशेंट के लिए स्टिमुलस की तरह काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, पेशेंट जो होता है अपना जो भी रिप्रेस चीजें हैं, फ्रस्ट्रेशन, मोटिव, डिजायर, फीलिंग, इमोशन, जो भी वो रिप्रेस करके रखा है उसको क्या करता है, बताने लग जाता है। और जब उनको जानकारी मिलती है थेरेपिस्ट को तो उनसे उस इंफॉर्मेशन के जो उनको मिला उससे वो क्या करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं और उनका किस तरीके से ठीक किया जाए इस बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। अब आता है साइकोड्रामा। ठीक है,
इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को जो होता है वो कुछ एक्टिविटी कराई, कुछ रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। अब पेशेंट को ड्रामा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो पेशेंट किस चीज का रोल प्ले करेगा ये थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं। थेरेपिस्ट उसके बीमारी, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो रोल डिसाइड करते हैं कि इसको जो है इस चीज का रोल दिया जाना चाहिए, और पेशेंट को वो रोल जो होता है वो परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। जब पेशेंट वो रोल जो है परफॉर्म करता है, तो वो रोल परफॉर्म करने के दौरान जो है वो जो चीजें उसके अंदर दबी हुई है वो क्या हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। वो उस चीजों को एक्सप्रेस करता है उस परफॉर्मेंस के दौरान। और थेरेपिस्ट क्या होते हैं, वो इन चीज को, मतलब रोल को जो है, ड्रामा आगे चल रहा है उसको वो देखते हैं, और वो चीज जो एक्सप्रेस कर रहा है फिर उससे वो क्या करते हैं, उनके बीमारी के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं और उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो साइको ड्रामा में यही होता है। अब आता है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस सपने से कुछ रिलेटेड होगा। इसमें होता क्या है मेनली कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर अनकॉन्शियस माइंड को जानना है ना, तो उसको जानने के लिए जो सबसे सब एक सीधा रास्ता है, सिंपल नहीं सीधा रास्ता है, वो ये है कि उस इंसान के ड्रीम के बारे में आप जानो, उस इंसान के ड्रीम का आप एनालिसिस करो। तो ड्रीम एनालिसिस में क्या किया जाता है, जो व्यक्ति है उसको उसके जो ड्रीम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसको किस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम जो है किस तरीके का ड्रीम आता है, उसको वो क्या करते हैं, थेरेपिस्ट जानने की कोशिश करते हैं, उसको वो नोट डाउन करते हैं, और उस ड्रीम का उसके लाइफ के साथ या उसके इस मेंटल इलनेस के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है उसको वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसा बताया था कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अपने आप को ड्रीम के थ्रू क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो अगर अनकॉन्शियस माइंड का आप नहीं जानकारी प्राप्त कर पा रहे हो अलग अलग मेथड का यूज करके, पेशेंट उसके बावजूद भी वो हाइड कर रहा है, तो आप जो है ड्रीम एनालिसिस करके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हो। वो एक रास्ता फिर आपके लिए होता है। फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में क्या करते हैं, अगर किसी इंसान का कोई बिहेवियर है उसको हमको चेंज करना है, कोई खराब बिहेवियर उसको चेंज करना है, तो उसका दो तरीका हो सकता है। एक ये कि उस इंसान के उस खराब बिहेवियर के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाए, दूसरा ये उस इंसान के उस खराब बिहेवियर को छोड़ने के लिए उसको कुछ गिफ्ट दिया जाए। ठीक है, दो तरीका हो सकता है, या फिर उसको दवा से दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको वो अपना नेल को जो है हमेशा बाइट करते रहता है, तो ये एक बुरा हैबिट है। तो इसको बदलने के लिए किया जा सकता है, तो उसकी जो मदर है उनको क्या करेंगी कि पनिशमेंट देंगी, उनको डांटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हो सकता है उसका ये बिहेवियर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या फिर हो सकता है उनको ये कहे कि देखो ये जो है बैड हैबिट है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसके बदले में हम तुमको कुछ बुक देंगे, चॉकलेट देंगे, खिलौने ला देंगे। इस तरीके से जो है वो कहेंगी, तो उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसके अलावा कोई बच्चा है, अगर वो बहुत देर तक सोता है, तो उसकी माँ ये चाहती है कि ये बैड हैबिट है और इसमें हमको चेंज लाना है, बच्चा को थोड़ा जल्दी उठने के लिए हमको बताना है। तो माँ कहेगी कि चलो तुम थोड़ा जल्दी उठ जाओगे ना, तो हम तुम्हारे लिए ये ड्रेस ला देंगे या फिर ये बैट बॉल ला देंगे। तो बच्चा क्या होगा, इस तरीके से उसके बिहेवियर में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। या तो बिहेवियर को चेंज करना है तो बच्चे को डांट के थोड़ा बहुत पनिशमेंट, ऐसा नहीं कि अब उसको बहुत ज्यादा ही पिटाई कर देना है, नहीं, थोड़ा बहुत पनिशमेंट के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं कि अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो इसके बदले में हम तुमको ये देंगे वो देंगे। इस तरीके से हम उसके बिहेवियर में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल थेरेपी। ये नाम से क्लियर है, इसमें क्या किया जाता है, इस थेरेपी में एक व्यक्ति को जो होता है वो थेरेपी दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाता है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा भी थेरेपिस्ट प्रेजेंट है तो उनको बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है, इंडिविजुअल थेरेपी उनको दिया जाता है। मतलब एक थेरेपिस्ट है और एक ही व्यक्ति है, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अपना इंफॉर्मेशन जो होता है देता है। इन सारा जो मेथड का हमने यूज किया, इन सब का एक ही पर्पज है, जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट के अंदर जो उसने दबा के रखा है और जिसके कारण मेंटल इलनेस काउज हो गया है, उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना, उसके बीमारी के पीछे का कारण को पता करना, जानना, और पेशेंट को क्या करना, ट्रीट करना। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा साइकोथेरेपी का यही उद्देश्य है। ठीक है, ये समझ में आएगा।